गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अफोर्डेबल होम फाइनेंस कंपनी के बारे में, जिनके रिजल्ट्स आज ही घोषित हुए हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने करके दिया है। पिछले कुछ लगातार 2 सालों से ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, स्पेशली एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के स्पेस में। आपने देखा होगा कि मैंने इसके पहले होम फर्स्ट फाइनेंस के रिजल्ट के बाद वीडियो बनाया था। इस स्पेस में जो भी काम करने वाली कंपनियां हैं, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस में भी वहाँ पर मैंने बात की थी। तो एप्टस हो, होम फाइनेंस हो, या इस वीडियो में जब बात कर रहे हैं इंडिया शेल्टर के बारे में। इंडिया शेल्टर एक ऐसी कंपनी है जो इस स्पेस में सबसे ज़्यादा फास्ट स्पेस से ग्रो कर रही है। मैंने अपने बहुत सारी वीडियो में पहले बताया है, जो भी कंपनी अपने सेक्टर में सबसे ज़्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्मेंसेस करती है, उसके पीछे ज़्यादा पैसा चला जाता है, और जो भी कंपनी उस रेस से पीछे चलती जाती है वहाँ से पैसा निकल जाता है। बिकॉज everyone is behind the growth and they will behind on the growth of the sector leader। अगर मैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की बात करूँ तो उसमें सेक्टर लीडर जो है उसके पहले पैसा चला जाएगा। अगर मैं एआई की बात करूँ, प्लेटफॉर्म की बात करूँ, तो उसमें पैसा चला जाएगा। अगर मैं एफएमसीजी की बात करूँ तो उसमें पैसा सबसे ज़्यादा बनेगा। सबसे ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में उसी शेयर में बनता है जिस शेयर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कंटेंट हो। अगर मैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं तो यहाँ पर होम फर्स्ट फाइनेंस के अपने रिजल्ट्स दे दिए, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस में रिजल्ट्स अपने दे दिए, और बहुत सारे जो बाकी भी आधार हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनी है उन्होंने भी अपने रिजल्ट दे चुके हैं। तो अगर आपने होम फाइनेंस का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप बिल्कुल जाके देखना। मैं इन सारे वीडियोज़ को क्यों बनाता हूँ, तो आपको एक कंपेरेबल आइडिया आ जाए। हमें इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी भी कंपनी के रिज़ल्ट जब आते हैं तो हमें उस कंपनी के रिज़ल्ट को बाकी कंपनियों के साथ एनालिसिस करना है। वो जो कंपनी है बाकी कंपनियों के तरह किस किस रेस में है, ये कितने नंबर पे आती है। अगर मान लो कि एक कंपनी 30% से ग्रो करती है, एक 25% से ग्रोथ करती है, एक 20% से ग्रोथ करती है, तो उसी हिसाब से हमें उस कंपनी को एनालाइज करना होगा, और हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा जो जाएगा वो उस तरीके से उस कंपनी में जाना चाहिए। तभी जाके आप एक बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न्स जो हम बोलते हैं वैसे आप लगा पाओगे। अगर कोई भी रिजल्ट्स आते हैं और आपको वो रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं तो उस कंपनी में पैसा डालना बनता है, क्योंकि मार्केट में पैसा उसी चीज़ को रिवॉर्ड करता है जहाँ पर ग्रोथ की बात होती है और जहाँ ग्रोथ सस्टेनेबल तरीके से आती रहती है। ये तो हुआ ग्रोथ के बारे में। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताते रहता हूँ कि ऐसी कंपनी हमें चाहिए जहाँ पर मुझे ऑपरेटिंग लिवरेज मिले, भले वो किस चीज़ से मिले, भले वो एआई से बने, भले वो प्लेटफॉर्म बिजनेस से बने। मैंने कल ही वीडियो बनाया था जिंका लॉजिस्टिक के बारे में, जो एक प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है जहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा मिलता है। वैसे ही एनबीएफसी स्पेस में बहुत ही तगड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की बात करूँ या किसी भी एनबीएफसी की बात करूँ, कंज्यूमर एनबीएफसी की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर क्या होता है, ऐप के थ्रू पैसा आपका दिया जाता है और पैसा कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर एक जो आपके फिक्स कॉस्ट है उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है। यहाँ पर कोई आपको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं लगानी है, कोई बड़े बड़े प्रोडक्ट्स नहीं लगाने हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर नहीं लगाने, बड़े बड़े गाड़ियाँ नहीं बनानी है। तो यहाँ पर एक ऐप के थ्रू आपका काम हो जाता है। हालांकि कलेक्शन इफिशिएंसी के लिए बहुत सारे आपको ऑन ग्राउंड लोग चाहिए, एरिया सेल्स मैनेजर हो गया, जोनल मैनेजर, हेड ऑफिस आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन आपको अगर इंक्रीमेंटल ग्रोथ करनी है बिकॉज ऑफ द सेल्स फोर्स ऐप, बिकॉज ऑफ द AWS ऐप, बिकॉज ऑफ द क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज ऑफ द ऑल दिस न्यू टेक्नोलॉजीज इन प्लेस, यू कैन कंट्रोल द फिक्स कॉस्ट एंड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी बनती है। ये तो एक जनरल थेसिस मैंने बता दिया। हम वापस आते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में इंडिया में आप देखोगे, इंडिया में टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में अभी भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो बेसिक एमिनिटी जो घर होता है वो अभी तक नहीं है। इसीलिए इस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी ग्रोथ देखी गई है, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर एवरीवन इज़ इमोशनली अटैच, एंड उसको बनवाने के लिए स्पेशली टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में पीपल अपनी जी जान की मेहनत लगा देते हैं घर बनाने के लिए। इसलिए ये तगड़ी ग्रोथ यहाँ पर आ रही है। इंडिया में आप देखोगे कि पूरा अर्बन तो डेवलप हो चुका है, लेकिन टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में देर आर सो मेनी इनकम ग्रुप पीपल, लो एंड मिडिल क्लास इनकम ग्रुप पीपल, जिनको अभी भी घर बनवाना है, तो वहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। तो इंडिया शेल्टर जैसी कंपनी है वो क्या करती है, लो और मिडिल क्लास इनकम कैटेगरी के जो लोग होते हैं
टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में उनको लोन देने का काम करती है। इनका 43% ऑफ द बिज़नेस जो आता है वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की तरफ से आता है, और बाकी जो 53% बिज़नेस आता है वो होम लोन की तरफ से आता है। जैसे मैंने कहा, ये जो कंपनियां हैं वो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में लो एंड मिडिल इनकम को लोन देती है। इनका 75% ऑफ द लोन जो हम देते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को देते हैं, और 25% ऑफ द लोन जो है वो आपके बाकी सैलरीड वाला जो बंदा है उसको देते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, लो इनकम ग्रुप को लोन देता है, गांव में टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में, शहर के तहसील के इलाके जो होते हैं वहाँ पर वो लोन देते हैं। और इनका सबसे बड़ा यूएसपी मुझे लगता है कि वो 99% लोन जो है वो वुमेन्स को देते हैं, और 75% वो सेल्फ एम्प्लॉयड जो वुमेन है उसको वो लोन देने का काम करती है। इससे क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक पुरुष के कंपैरेटिवली महिलाएं जो होती है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है अपने घर को चलाने के लिए, अपने बच्चों को चलाने के लिए। तो उनकी जो काम करने की जिज्ञासा जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, इसलिए वो डिफ़ॉल्ट कम करते हैं। इसीलिए आप देखोगे इंडिया शेल्टर जैसी कंपनियों का, आपने देखा होगा कि उनका एनपीए जो एसेट क्वालिटी होता है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। तो हालांकि इस क्वार्टर में थोड़ा सा डिटोरेट हुआ है कंपेयर टू Q4, लेकिन वो सीजनल भी है। बाकी सारी कंपनियों में भी मैंने एसेट क्वालिटी वैसी ही तरफ से देखी हुई है, तो इट इज़ नॉट एन बिग प्रॉब्लम इन काइंड ऑफ इंडिया शेल्टर जैसी कंपनियों में। तो जैसे मैंने कहा कि इंडिया शेल्टर की टिकट साइज़, एवरेज टिकट साइज़ का लोन जो होती है वो 10 लाख का लोन वो देती है घर बनवाने के लिए। वुमेन्स को 75% ये जो सैलरी ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनको देते हैं। इनकी जोग्राफी क्या होती है, स्पेशली इनके 290 ब्रांचेस है। Q1 में उन्होंने कुछ 24 नए ब्रांचेस को खोला है। इस साल में 40 to 45 नए ब्रांचेस ऐड करने का उनका गाइडेंस है। और ये कंपनी ने बहुत समय से 30 to 35% का AUM ग्रोथ करते आ रही है। और 2025 के लिए 2025-2026 ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उनके लिए भी उन्होंने गाइडेंस दिया है एसेट अंडर मैनेजमेंट का, वो भी है 30 to 35%। तो कंपनी का गाइडेंस है 30 to 35%, कंपनी का गाइडेंस है नया 40 to 45 ब्रांच ओपन करने का। ये उनका पहले ही गाइडेंस था, Q4 के एंड में ही उन्होंने गाइडेंस दिया था, और वो कंपनी जो है वो 34-35% से ही ग्रो करते आ रही है। तो ये जो कंपनी है 10,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। आपने देखा होगा कि 2022-23 से यहाँ से ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंसेस देती आ रही है। टेक्नोलॉजी का मैंने पॉइंट बता दिया, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि इस कंपनी को जो चलाते हैं, इनका जो नॉमिनी डायरेक्टर है वो सुधीन चौकसी। ही कम्स फ्रॉम द ग्रो फाइनेंस काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस एंड ही मेड दैट ग्रो फाइनेंस। कोई भी लोगों को अगर 2015 के पहले जाके आप देखोगे, ग्रो फाइनेंस वॉज वन ऑफ द सक्सेसफुल होम फाइनेंस कंपनी थी, और उन्होंने अच्छा पैसा अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिया। बाद में वो मर्ज हो गई बड़ी कंपनी में, HDFC में, और वो वहाँ से चले गए। तो उस कंपनी को वो चलाते हैं। बहुत ही अच्छा एक्स SBI एक्स RBI के लोग इसमें काम करते हैं, बिकॉज वो गवर्निंग बॉडी जो है वो बहुत बेहतर है। इसलिए आपने देखा होगा वो रिफ्लेक्शन करता है कि कंपनी को कैसे चलाना है, कैसे आगे लेके जाना है, वो भी एक एक्सपीरियंस लोग चला रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो है ही उनके पास। और जैसे मैंने कहा कि 290 ब्रांचेस है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सारे स्टेट में इनका सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है। 71 ब्रांचेस कुछ राजस्थान में है, 37 कुछ महाराष्ट्र में है, 32 कुछ MP में है, उत्तर प्रदेश में भी ब्रांचेस है। तो इन सारे स्टेट में वो काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि ये जो सारे स्टेट है वहाँ पर लगभग टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। महाराष्ट्र में भी अच्छी डेवलपमेंट टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में है। तो वहाँ पर आपको होम लोन देने के लिए इंडिया शेल्टर जैसी कंपनियों को बहुत ही अच्छा स्कोप है, बहुत ही अच्छा तगड़ा स्कोप इस कंपनी को मिल चुका है। तो आप अगर पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर जाते हो तो कंपनी मोटा मोटी 30 to 35% से AUM को ग्रो कराती थी। अगर हम Q1 के नंबर्स के ऊपर आते हैं, जैसे मैंने शॉर्ट में ही बता दिया कि बिजनेस मॉडल क्या है उनका, होप यू अंडरस्टैंड दिस। Q1 के नंबर्स के ऊपर अगर आते हैं तो Q1 में उनका AUM बढ़ा है कुछ लगभग 34% से AUM बढ़ा है। पैट जो बढ़ा है वो 43% से बढ़ा है। AUM 34% बढ़ा है, पैट 43% से बढ़ा है। और अगर डिसबर्समेंट की ग्रोथ देखो वो YY लेवल के ऊपर 24% की है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कम हुआ है -5 से। तो अगर देखोगे 34% से AUM बढ़ा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 8712 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, तो मतलब AUM से कंपैरेटिवली प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। इसका मतलब क्या है, कंपनी को बहुत तगड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर उनका बहुत अच्छा कंट्रोल है। टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं जिसकी वजह से फ़ायदा इस कंपनी को मिलता है। तो 24% से डिसबर्समेंट बढ़ी है। और पैट का नंबर जो है वो 119 करोड़ का पैट का नंबर किया है। तो बहुत ही अच्छा पैट का नंबर है, क्योंकि 43% किया है। अगर मैं एसेट क्वालिटी के ऊपर चले जाऊँ तो 1.2% का ग्रॉस स्टेज 3 का ग्रॉस NPA है। वो पहले 1% हुआ करता था
Q4 में, और लास्ट ईयर Q1 की बात करूँ तो मैं 1.1 था। तो Q4 1.0 से 1.2 थोड़ा बहुत यहाँ डिटोरिएशन देखा गया है। 30 डेज़ DPD में 3.5 से कंपैरेटिवली 4.5 तक 30 डेज़ DPD किया है। ये 30 डेज़ DPD क्या है, GNPA कैसे कैलकुलेट करते हैं, NNPA क्या होता है, इसका थोड़ा सा डिटेल में कभी हम बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। लेकिन अभी आज वीडियो के लिए समझ लो, ये जो आप लोन देते हो वो वापस भी आना चाहिए, वो रिकलेक्ट भी होना चाहिए। जो भी आप इंटरेस्ट देते हो उसके साथ, अगर कोई इंटरेस्ट EMI अगर वो नहीं देता है वो तो 15 प्लस DPD बकेट में वो चले जाता है। ये RBI के गाइडलाइंस होते हैं। कोई 30 दिन के ऊपर जाता है, 30 डेज़ DPD होता है, 90 डेज़ DPD होता है। वहाँ से बाद अगर वो लोन नहीं दिए गए तो RBI के रूल्स के अनुसार उनको वो एसेट क्वालिटी, वो पैसा नहीं आएगा, इसीलिए उनको प्रोविज़न करनी पड़ती है कि यह पैसा नहीं आएगा। तो वो प्रोविज़न कहाँ से जाती है, पैट में चली जाती है। तो कोई भी कंपनी का अगर मान लो कि GNPA के नंबर बढ़ चुके हैं और प्रोविजंस ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी नंबर है आगे जाके डिटोरिएट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा किसी भी कंपनी में, अगर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस हो गया हो, या क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जैसी कंपनी हो, अरमान फाइनेंशियल जैसी कंपनी हो, जो माइक्रो फाइनेंस स्पेस में Q1 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, मतलब लास्ट ईयर इसी टाइम में एक एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन वहाँ से शुरू हो गया था, स्ट्रेस चालू हो गया था माइक्रो फाइनेंस में। इसीलिए माइक्रो फाइनेंस बुक में आपने देखा होगा एसेट क्वालिटी तगड़ी गिरती गई और प्रोविजन ज़्यादा बढ़ते गए, और इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी ख़राब होती गई। आपने देखा होगा कि IDFC फर्स्ट फाइनेंस बैंक का उदाहरण आप ले दो, तो IDFC फर्स्ट बैंक फाइनेंस के प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि उनके प्रोविजन ज़्यादा हो गए थे। तो इसलिए प्रोविजन नंबर इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये अगर मैं बात करूँ तो क्रेडिट कॉस्ट, इनका जो गाइडेंस है 0.4 से 0.5 रहेगा, तो 0.5 का उनका क्रेडिट कॉस्ट है। क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, क्रेडिट कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोविजन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो कितना आप प्रोवाइड करोगे, प्रोवाइड क्या करोगे कि मेरा इतना लोन नहीं आ रहा है, वो प्रोवाइड करोगे, वो कहाँ से जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी से जाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। थोड़ा NBFCs को समझना और FMCG को समझना थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ टेक्निकल टर्म्स की प्रोविजंस क्या होते हैं, PCR रेशियोज़ क्या होता है, क्रेडिट कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है, और किस तरीके से NBFCs को हम एनालाइज कर सकते हैं, आप इफ़ यू कैन राइट मी ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई एम हैप्पी टू मेक द वीडियोज़ ऑन दिस एंड आई कैन ऐड अ वैल्यू टू योर इन्वेस्टमेंट थेसिस। तो वापस आते हैं इंडिया शेल्टर्स के बारे में। तो इंडिया शेल्टर की एसेट क्वालिटी थोड़ी सी डिटोरिएट हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी। NNPA का नंबर अगर आज भी देखोगे तो 0.9% का है, लास्ट ईयर भी 0.9% का ही था। 30 प्लस DPD बढ़ा है 3.5 से 4.5, बट आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड टू सी कंपनी कॉन कॉल में क्या बोलती है, बिकॉज कॉन कॉल मेक्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द इंडिया शेल्टर अगेन। तो स्प्रेड आप देखोगे 6.4 का स्प्रेड है। कॉस्ट ऑफ फंड जो है वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट अच्छी तरीके से 10 BPS पॉइंट की वहाँ पर भी हुई है। आप अगर देखोगे उनका जो यील्ड है वो भी 15% का यील्ड है। कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो 8.6 का है, स्प्रेड जो है वो 6.4 का है। तो ये कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, अगर मैं कोई NBFCs को एनालाइज कर रहा हूँ, अगर मैं कोई होम फाइनेंस कंपनी को एनालाइज कर रहा हूँ, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ROA और ROE। ROA क्या होता है, रिटर्न ऑन एसेट होता है, क्योंकि ये जो लिवरेज पे काम धंधा चलता है ना, कि बैंक से लोन उठाया और वो लोन उनको अपने बोरोवर्स को दे दिया, तो ये लिवरेज के ऊपर धंधा चलता है। तो ROA इंटू लिवरेज इज इक्वल टू ROE होता है। कोई भी कंपनी ये 2.9 का लिवरेज करती है। लिवरेज क्या है, बहुत ज़्यादा तरीके से लोन बांट रही है। लोन बांटना तो इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोन रिकवरी इंपॉर्टेंट होती है। तो इनका लिवरेज 2.9 है, अभी जाके उसको 4.5 वो करना चाहते हैं आगे जाके। तो ऑब्वियसली इनका जो 2023 का नंबर आप देखोगे तो 14.3% की ROE ये कंपनी करती थी, अभी 17% की ROE हो गई है। तो इतने साल में बहुत अच्छी तरीके से ROE बढ़ी है। ROA का नंबर भी कुछ 5% हुआ करता था लास्ट ईयर, अभी वो 6% हुआ है, 5.4 से 6 हुआ है। और लास्ट ईयर कुछ लगभग 16 का कुछ ROE था, जो अभी 17 हो गया है, और 2023 में तो 14 का ROE था। मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि कोई भी कंपनी का ROE अगर ऊपर की तरफ इंचअप हो रहा है तो कंपनी बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। और ROE ऑब्वियसली क्या होता है कि आपका नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है। जितना ज़्यादा उसी बेस के इक्विटी के ऊपर अगर EPS बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा ROE मिलती है। तो ROE बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी की रहती है। अगर इंडिया शेल्टर की मैं बात करूँ तो अभी भी उनका प्राइस टू बुक, हम NBFCs को नॉर्मली प्राइस टू बुक के हिसाब से एनालाइज करते हैं, ना कि आपके PE के हिसाब से। तो उनका प्राइस टू बुक जो रेशो है वो अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 3.6 के परसेंटेज में है। तो इसको अभी भी चांस है 5 के ऊपर जाने का, 6 के ऊपर जाने का। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि
अगर होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करूँ, इसका कॉम्पिटिटर कंपनी जिसकी AUM की ग्रोथ हुई थी 28% से, लेकिन इसका पैट जो बढ़ा था वो 35% से बढ़ा था, उस कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो इसका परफॉर्मेंस बेहतर है, इस कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर है। और वो जो कंपनी है होम फाइनेंस, वो 5 के प्राइस टू बुक मल्टीपल के ऊपर काम करती थी। इंडिया शेल्टर का जो परफॉर्मेंसेस है वो उससे बेहतर है और सस्ती है। कंपनी सस्ती है और बेहतर परफॉर्मेंसेस करके देती है, इसीलिए इंडिया शेल्टर का स्टॉक ज़्यादा चलता है और आपका होम फर्स्ट का फाइनेंस का जो स्टॉक है थोड़ा बहुत कम चलता है, लेकिन वो भी चलता है। वो इसीलिए चलता है बिकॉज कंपनी अच्छा परफॉर्मेंसेस देती है, बहुत सारी कंपनी के कंपैरेटिवली बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस उस कंपनी ने भी देखी गई है। तो यही आपको देखना होगा। वहाँ पर ये जो एप्टस वैली फाइनेंस है वो 24% का AUM करती है, आधार हाउसिंग फाइनेंस 22 का करती है, इसीलिए वो स्टॉक थोड़े से कम चलते हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं, अगर कोई बड़ा मार्केट इन्वेस्टर है तो बोलेगा यार मैं सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाली कंपनी में चले जाऊँ ना, मैं क्यों इस छोटे कंपनी में या नंबर 2 नंबर 3 में रहूँ। आई वॉन्ट टू बी मेक माई मनी इन द नंबर 1 कंपनी इन द स्पेस। तो इसीलिए पैलेंटियर हो गया US में, तो उनके बहुत सारे स्टॉक अच्छी तरीके से बढ़े हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा SaaS का प्लेटफॉर्म या EIP का प्लेटफॉर्म उन्होंने बना के दिया था। तो सेम दैट्स हैपन इन द एवरी इंडस्ट्री, नंबर 1 प्लेयर इज ऑलवेज मेक द मनी मोस्ट। तो ये तो मोटा मोटी कंपनी का बना दिया, कंपनी का जो गाइडेंस उन्होंने दिया था उसी हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर रही है। कंपनी का जो ट्रेजेक्टरीज है, स्प्रेड के नंबर हो, आपके ROE के नंबर हो, ROE के नंबर हो, रिटर्न रेशियोज ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लिवरेज को बढ़ाने की बात वो कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी रीजनेबल प्राइस टू बुक मल्टीपल के ऊपर अवेलेबल है। अगर कोई कंपनी रीजनेबल प्राइस टू बुक मल्टीपल के ऊपर अवेलेबल रहती है और कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा आता है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट द कंपनी कैन फ्लाई इन डेज टू कम। इसलिए आपने देखा होगा 500-600 के ऊपर जनवरी में स्टॉक था, अभी 1000 का हाई लगा के आया था। उसका रीज़न ही वही था, क्योंकि कंपनी ने पिछले कुछ 2-3 क्वार्टर्स में सबसे अच्छा तगड़ा परफॉर्मेंसेस अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में किया है। और आप तो जानते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसी टेलविंड है इंडिया में जहाँ पर जिसकी ज़रूरत बहुत ही अच्छी तरीके से है। आप देखो 5-6 कंपनी इस स्पेस में काम कर रही है, लेकिन सभी कंपनियाँ 20% के ऊपर का AUM करती है और ग्रोथ भी करती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिस्क इसमें क्या है? रिस्क एक ही है कि इसमें जो आपका वेस्टब्रिज जैसा प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, वेंचर कैपिटल जैसा प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, बाकी तो कोटक और इस जैसे हमारे DIIS के प्लेयर्स है, लेकिन ये जो वेस्टब्रिज वाला बंदा है वो आगे जाके अपना माल भी ऑफलोड कर सकता है। वही एक रिस्क मुझे लगती है इस कंपनियों में। जब भी इसका प्राइस टू बुक 5-6 के ऊपर चले जाता है तो ये लोग बेचने आ जाते हैं, क्योंकि इनको भी अपने शेयर होल्डर्स को पैसे देने हैं, वो जो प्राइवेट इक्विटी वाले प्लेयर है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुली एनालाइज दीज काइंड ऑफ कंपनीज बिफोर यू मेक दीज काइंड ऑफ एलोकेशंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क क्या है, कितना सस्ता मिल रहा है। कभी भी मार्केट में देखना, सस्ती चीज़ महंगी अगर होती है तो पैसा ज़्यादा बनता है, कंपैरेटिवली महंगी चीज़ और महंगी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सबसे ज़्यादा पैसा डालने के लिए ट्रेंड जैसे स्टॉक में, लेकिन वहाँ पर आप देखोगे ट्रेंड का आजकल रिजल्ट देखो कि उसकी जो ग्रोथ है वो कुछ 19% की है, पैट तो 8% से बड़ा है। तो मतलब इतनी ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पर नहीं है, क्योंकि प्राइसिंग पावर नहीं है। सो आई वांट टू हैव एन एलोकेशन इन द कंपनीज वेयर आई कैन सी अ ग्रोथ inching upwards, and I want to see the company who is doing a operating leverage. So उसी कंपनी में मैं पैसे डालूंगा, and I want my company to be reasonably available. Hope you like my videos, hope you like my kind of a content which I provide on this channel, and if you need to learn more about these companies, let me know, and I'm happy to help you and guide you on your investing journey. So यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो को। Hope you like this video. होप आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट इन ऑल योर इन्वेस्टिंग थेसिस। मैं इस चैनल में ऐसे ही छोटे मोटे कंपनियों को लेके आता हूँ जो कंपनियाँ स्मॉल है और आगे जाके इन कंपनियों में बहुत अच्छा पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। आपने देखा होगा कि ट्रम्प का तारीफ है, बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है, बट दैट इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज अगर कहीं पर पेन है तो कहीं पर गेन होना चाहिए। मतलब आप मान लो कि मार्केट में ऑलवेज बीइंग वोलाटाइल, और whenever there is a panic there is a good opportunity to buy the good stocks in your portfolio. There are very good companies who has done a phenomenal earning. मेरे तो पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी है जिनकी ग्रोथ 100% से ऊपर है, जिनकी ग्रोथ 150% के ऊपर है, क्योंकि मार्केट में बंदा आता है इतनी सारी रिस्क लेके और ये सब करके, वो ग्रोथ के लिए आता है। अगर आपके कंपनी ने Q1 में अच्छा परफॉर्मेंसेस दिया है, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो बिल्कुल बेझिझक होकर कंपनी के साथ डटा रहना। ट्रम्प का तारीफ आज नहीं तो 3 महीने के बाद कोई सब भूल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटैक्ट टू योर हॉर्सेस विच आर ग्रोइंग फास्ट। अगर कोई कंपनी ग्रो नहीं कर रही हो और आप उसको लेके बैठे हुए हो, तो यू हैव टू एग्जिट दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स एज वेल, irrespective of the loss you make. I have also made these decisions where I've done a mistakes where I assume something and then the performance of the company was not that. You have to focus on your fundamental analysis of the company. If the fundamentals are playing well, you need to allocate the money. If the fundamentals are deteriorating, you need to remove the money. Simple game होता है।
अगर आप यूएस में चले जाओ या चाइना में चले जाओ, इम्पॉर्टेंट थिंग इन द स्टॉक मार्केट इज reward the companies who is doing fundamentally good earning session. Earnings is a parameters to provide you the multi-baggers, not any other criteria. Earnings and obviously the valuations if is in the cheap or it is in mediocre and all that, you have a potential of the re-rating and you have a potential to make the huge amount of money with the two engines. One is the re-rating, पी छोटा है, पी बड़ा हो जाता है, और ग्रोथ जो है वो ऊपर की तरफ इंचअप करती रहती है। कोई 17% से ग्रो कर रही है, 20 होती है, 20 से 25, 25 से 30, इस सारी कंपनियों में पैसा बनता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू वेरी मच।